तो प्लीज रुक जाइएगा जो लोग यहाँ आए अभी फिलहाल के लिए। रुकना क्यों मैं वो बता देता हूँ कि आज हम 7वें संडे पे खड़े हैं और 7वां संडे है सीधी सादी कविता का। अब ये क्या चीज़ है? सीधी सादी कविता एक मुहिम है, एक पहल है जो इस पेड़ के नीचे, इस ज़मीन के ऊपर यहाँ हमने शुरू किया था। और इसका एक ही मकसद है, बहुत सीधा साधा सा, जैसा कि इसका नाम है। और वो मकसद ये है कि जो क्रिएशंस होती हैं, जो रचनाएं होती हैं, चाहे वो रचनाएं बहुत रूपों में होती है ना, नाटक है, उपन्यास है, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, फिल्म है, सिनेमा है ना, और स्केचिंग है, पेंटिंग्स हैं, सब रचनाएं हैं। तो उन रचनाओं में से जो शाब्दिक रचनाएं हैं और शाब्दिक जो शब्दों से रची जाती है, और उन शब्दों वाली रचनाओं में से जो कवितात्मक रचनाएं, जो पोइट्रीज हैं, उन पोइट्रीज को रॉएस्ट फॉर्म में, यानी कि सबसे कच्चे तरीके में अगर सर्व किया जाए तो वो कैसा परसीव होगा, मतलब आप लोग उसको कैसे रिसीव करेंगे, और जो सर्व कर रहा है वो उसको कैसे सर्व करेगा, कैसे देगा। उस एक्सपेरिमेंट को जानने समझने के लिए ये एक मुहिम शुरू की थी जिसका नाम था सीधी सादी कविता, जिसमें बस जो रचनाकार हैं वो अपनी रचनाएं हमारे सामने रखेंगे, हमारे बीच रखेंगे, हम उन्हें सुनेंगे, सुनने के बाद उनसे इंटरेक्ट करेंगे। वो यहाँ खुले मंच पे होंगे और साक्षात्कार के तरीके से आज जो हमारे बीच हैं, मैं तो उनसे सवाल पूछने वाला हूँ क्योंकि आज मैं जनता में हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनसे बहुत सारे सवाल करूँगा। आप लोगों के पास मौका होगा कि आज आप उनसे सवाल पूछिएगा जो भी मन में आए, है ना, जो भी खुले तौर पर, और वो खुले तौर पर हमें जवाब देंगी कि क्या। तो आप लोग गैदर हो चुके हैं और यही मेरा काम था कि मैं अभी ढपली था, जो वो आओ आओ नाटक देखो में ढपली होता है, मैं ढपली था आज में, ठीक है। कॉमन कॉल का काम था मेरा। आप सब लोग आ चुके हैं आगे के मंच के लिए। रमा मैम प्लीज आप आइए और आगे की चीज़। ढपली का होना भी बहुत अनिवार्य है ना, इसके बिना आओ आओ नाटक देखे नहीं हो सकता। खैर आज मुझे अत्यंत हर्ष, गौरव का अनुभव हो रहा है क्योंकि जो ये मुहिम शुरू की है, संजना दीदी को मैं किताब वाली दीदी कहती हूँ, मेरी और का ये संबोधन है। मुझे इनके लिए कोई और संबोधन, कोई कहे आंटी या कुछ, मुझे अच्छा नहीं लगता कभी भी। चाहे मतलब माँ का सा आपका ऑरा है, पर वो भी नहीं, क्योंकि हमेशा मैंने जब से अब सालों बीत गए इन्हें देखते हुए, तो इनमें एक फीलिंग आई, बड़ी बहन जैसा आपको शेल्टर दे देती है कई बार, उससे आप दिल की जो बात कह लेते हैं, या कहीं बहुत तेज़ घाम पड़ रहा है, धूप पड़ रही है, वहाँ से आके आप, मतलब वो होता है ना कि कभी निकल गए चुपके से और कभी रह गए, जब रहने का मन है तब रह गए उनकी आंचल की छाँव में। वो मुझे इनसे स्नेह मिला है कि जब मेरा मन किया मैं चुपके से निकल गई, जब देर हो रही है अपने काम पे आगे। लेकिन जहाँ मुझे लगा कि आज मैं बड़ी थकी हूँ, आज मुझे एक शेल्टर, एक छाँव चाहिए, तो पेड़ की तो छाँव है ही, हमारे बहुत सारे पेड़ हैं, एक ये पेड़ है, एक वहाँ पेड़ है शून्य का। तो मैं पहले कई बार अकेले में इस पेड़ के तले, इस छाँव के पास आ जाती हूँ, बहुत प्यारी प्यारी, कई बार नॉक की जैसे छोटे थोड़ी लिबर्टी ले लेता है, कुछ बोल दिया, फिर लगता है अरे क्या, लेकिन उनका व्यक्तित्व दोबारा भी वही स्नेहिल ममतामयी मिला। और वो सबको यहाँ आमंत्रित करती हैं, सबकी किताबों को इतने प्यार से अब छापना शुरू किया है, लेकिन उससे पहले किताब जो मंगा ली वो ला देना, ये रिश्ता है मेरा। कि किसी भी प्रकाशन स्थल से कहाँ से निकली है मुझे नहीं पता, बस आके बोल दिया कि मुझे ये किताब चाहिए। अब वो किताब किस प्रकाशन से आई है मेरे को लेना देना नहीं, मुझे धक्के नहीं खाने, सारा इनके ऊपर दारोमदार। और ये काम इन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं किया, सबके लिए किया। और विशेष रूप से जो मेरे पास विद्यार्थी आते हैं, मुझे लगता है वो सभी इनकी उस छाँव में आते हैं और किताबें लेते हैं। तो आज 7वां, जैसे कि रोशन ने कहा कि 7वां रविवार है और 7वां पायदान, 7 जो संख्या है उसका हमारे यहाँ बहुत विशेष महत्व है। संख्या में 3 हो, 5 हो, 7 हो या 11 हो, उसका कुछ बड़ा और पीढ़ियों से ये चला आ रहा है। तो आज अगर 7वें पायदान पे आप हम सबकी जो किताब वाली दीदी है वो है तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ज़्यादा भूमिका यहाँ पर नहीं बांधूंगी,
आप सभी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो इनके ही स्नेह से जुड़े हुए हैं। इनका जीवन जो है मुझे लगता है वो कहने की बात ही नहीं है। जब हम उन्हें धूप में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में यहाँ देखते हैं, और एक फीमेल पावर जो इतने सारे हमारे जो छोटी पीढ़ी के लड़के सही या हमसे बड़े हमारे मेल वर्ग में जो साथी हैं, पुरुष साथी सही, हमारे हमउम्र सही, छोटे हमउम्र और बड़े सबको गूंथ के रखना इतना बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनके बारे में बोलना, उनके बारे में 2 शब्द कहना हम सबका, हमारी पीढ़ियों का कर्तव्य हो जाए। तो हर किसी के लिए तो नहीं कहा जाता, लेकिन इनके लिए मेरा विशेष मन था कि आज यहाँ से मैं बोलूँ, क्योंकि उनके संघर्ष और किताबों से उनका स्नेह, इन किताबों को मतलब यहाँ आके हम पढ़ के यूँ भी रख दें, पैसा ना भी दें, ना भी खरीदें, तो भी वो पढ़ने से हमें मना नहीं करती। यहाँ के चाय पानी भी मिल जाता है बहुत सारे बच्चों को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ मैं इनकी कविता की कुछ चंद लाइनें कह के मैं इनको आमंत्रित करती हूँ। और कविता युगों युगों से चलती आई है, चलती रहेगी। और एक आम जन, जो रोशन ने भी पहले अपने एक वक्तव्य में कहा था कि आम जन की जो अभिव्यक्ति वो बहुत मायने रखती है। और आप जैसे युवा साथी अगर इससे जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है हमारी कविताओं का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये गौरैया पर मुझे बड़ा अच्छा लगा। बचपन में सुनी थी माँ से कि राम की चिड़ई राम का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। माँ जैसे ही यह सुनती, ची ची करती झुंड की झुंड गौरैया उसके आसपास चली आती। उनको दाने छिटती हुई कितनी खुश होती थी वो, मानो अपने ही बच्चों को खिला रही। ये हमारी पीढ़ी रही माँओं की, गौरैयाओं को बुलाना, वो भरा पूरा समाज जहाँ एक ही घर में न जाने कितने कितने बच्चे आके खाना खा लेते थे और खाना कभी कम नहीं पड़ता। आज ये कम हो गया शायद, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जो है वो बचा। और ये भाव इनकी कविताओं में यात्रा करके हम तक पहुंच रहा है। हम धन्य हैं। और मैं आज आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने ही मंच से आकर अपनी कविताओं का पाठ करें, और अब हम उसको सुनकर अपने कानों को एक आनंद दें। एक छोटी सी भाषा में बोलूंगी कि घर की मुर्गी साग बराबर। तो वैसा ही है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मंच, मेरे बच्चे, मेरा समाज, मेरा रंगमंच। मैं रंगमंच के बारे में जितना भी कहूँ हमारे शब्दों में कम है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब बोलने के मेरे पास शब्द भी नहीं है, लेकिन कविताओं के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। शीर्षक है आज़ादी का मतलब। शीर्षक है आज़ादी का मतलब, हमेशा हमें कमज़ोर कहा गया। हमेशा हमें कमज़ोर कहा गया कि हमें अपनी सीमाओं में ही चाहिए, वही कहना चाहिए जिसे पुरुष प्रधान व्यवस्था को आघात न लगे। मतलब बुरा नहीं मानना, आघात न लगे। स्त्री होने का मतलब अबला होना मान लिया गया। स्त्री होने का मतलब अबला होना मान लिया गया। कवियों ने भी दया भाव से खूब कविता लिखी है। कवियों ने दया भाव से खूब कविता लिखी है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में है पानी। ये मैथिली शरण गुप्त। गोया हमारे पास प्रतिरोध की शक्ति भी नहीं है, मगर यह सोच किसकी है? पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली स्त्री जिस दिन अबला हो जाएगी, उस दिन पुरुष भी असहाय हो जाएगा। वह समय आएगा कि अपने इस सोच को बदलना होगा। एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ साथ चलना होगा। आज़ादी का मतलब ये भी होता है। दूसरी कविता है, ये जो साथ साथ चलने का भाव आपने कहा, दरअसल आपका मंतव्य किसी पुरुष समाज को ठेस
देना नहीं है। मैं बीच में जरा सी कमेंट्री कर रही हूँ। आपका तो मतलब यही है कि साथ साथ हाथ पकड़ के चले तो समाज अच्छा बन पाए, बिल्कुल उसकी उन्नति ज़्यादा हो पाए, समता में हम आ पाए। तो हमें तो कमजोर ही कह करके दबा दिया जाता है, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे क्योंकि तुम स्त्री हो, एक नारी हो। अरे तो नारी है तो नारी एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी देह से बाहर की स्वतंत्रता, शीर्षक है देह से बाहर की स्वतंत्रता। बदन ढकने का साधन है कपड़े, बदन ढकने के साधन है कपड़े। जब कपड़े नहीं थे तब भी हम इनके जगह पशुओं और पेड़ों की छाल का करते थे इस्तेमाल। हालांकि तब ये हमारी ज़रूरत में शामिल थे, फैशन में नहीं। मगर सभ्यता के विकास ने हमें जितना सभ्य बनाया उससे बहुत अधिक असभ्य। हद तो यह है कि असभ्यता को ही हम महिमा मंडित करते चले गए। नतीजा यह हुआ कि सभ्यता की जगह असभ्य ने अपना ली और असभ्यता की जगह सभ्यता ने हमारे देखने के नज़रिया भी बदल। यह भी बदलाव कि लड़कियों को सभ्य होना चाहिए, मगर इसमें भी गहरी असभ्यता छुपी है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद लड़कियों ने उड़ने के सपने सांस लेते रहे, मगर जिन्हें लड़कियां अपने स्वतंत्रता समझती है वही वे नहीं समझ पाई कि स्वतंत्रता के नाम पर वो करना चाहती है जो पुरुष उनसे वही करवाना चाहता है। अंततः शिकार लड़कियां ही होती है। थोड़ा सा मैं दो शब्द फिर बोली स्वतंत्रता चाहूँगी। यहाँ पर भी हमारी नौजवान नई जो प्यारी प्यारी गोरैया खड़ी हैं, कहीं वो ये ना मान ले कि हम उनके किसी चीज़ को लेके उन्हें रोक नहीं रही ये कर। कहीं ना कहीं ये एक माँ की चिंता, एक बड़ी बहन की चिंता, और कहीं ना कहीं वो जो बाज़ारवादी सोच आ रही है जिसमें हम जकड़ते जा रहे हैं, हम फंसते जा रहे हैं, शायद वो बाज़ार ही है जिसने पहली बार संजना जी रैंप पे चलने के लिए या जहाँ हमने कहीं कुछ ऐसा सिर्फ कि अपनी इच्छा के खिलाफ कुछ ना करें, जो करें वो आप चाहते, ना कि कोई दूसरा आपसे एक उम्मीद रखे कि आप ऐसा करें तो आप वैसा करें। बात ये है कि आप तो यहाँ कहीं भी किसी को रोका या टोका उस तरह से नहीं जाओ। एक कविता है शीर्षक स्त्री। पिता की नाक के लिए प्रेमी छोड़ा, पिता की नाक के लिए प्रेमी छोड़ा, पति के लिए पिता का घर। क्या बात है। भाई के लिए अपना अधिकार छोड़ा, बच्चों के लिए बच्चों को लिए छोड़ा सुख। स्त्री ही है जो छोड़ना और जोड़ना दोनों ही जानती है, मगर सब कुछ छोड़ने के बावजूद यह कभी टूटती नहीं। अगर स्त्री टूट जाएगी तो धरती कैसे बचेगी। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अगेन हमें अमीर खुसरो की याद दिलाती हैं ये वाली आपकी कविता, जहाँ वो उनकी एक बालिका प्रश्न करती है, काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल में, भैया को बाबुल महल दुमहले, वो को यह परदेश रे। और जो ये व्यथा की बात कर रही हैं आप लोग अभी शायद इन जैसी स्त्रियों ने जो संघर्ष किए, आपकी माँ ने या आपकी बड़ी बहन ने, उसी के नाते आज स्त्रियाँ थोड़ी स्वातंत्र्य भी प्राप्त कर रही हैं। और मैं तो खैर ये भी कहूँगी कि कुछ ऐसे पुरुष साथी, मित्र, सखा, बंधु, भाई, तो वो जो मिलाप वाली बात है वो बनी रहनी। बहुत सुंदर कविता जहाँ धरती की संज्ञा आपने स्त्री को धारण कर है, हार नहीं मानता। ये एक कविता मैं प्रिया के लिए लिखी। वो एक थी उदास होकर के बोली, सोच के लिख दो। मैं बोली कि हार नहीं मानता। उदासी जब घेरने लगे, यानी प्रिया की मतलब मैं प्रिया हर लड़कियों को समझती हूँ और गोलू में हर लड़का समझती हूँ।
हर लड़का गोलू है और हर लड़की प्रिया है मेरे में। ये मतलब प्रिया को बोल करके ये संबोधित कर दी कि प्रिया, तो प्रिया मेरी हर लड़की है। हार नहीं मानी, उदासी जब घेरने लगे तो मुझे याद करना, दुख सताने लगे तो मेरा सुख मांग लेना, जब तुम्हें लगे कि आयु क्षीण हो रही है तो मेरी उम्र ले लेना, मगर कभी घबराना नहीं मुसीबतों से, इतनी ऊंची कोई जगह नहीं जहां हम पहुंच नहीं सकते। साहस की दीपक से जीवन की आरती उतारना, लड़ना आखिरी दम तक, मगर कभी हार नहीं। एक लास्ट कविता है, गौरैया और चीन। ओ गौरैया, तुम्हारे लिए यहाँ घरों के छत पर मिल जाएंगे पानी और दाना। यहाँ कभी भी रह लेना, मगर कभी भूल कर भी चीन नहीं जाना। तुम्हारे पुरखों का हत्यारा है वो, जिस दिन नहीं सुनता तुम्हारी मीठी आवाज़, चिंतित हो जाती हूँ उस दिन अलसाई सुबह आकर रोज रोज मुझे जगाना। ओ गौरैया, कभी चीन नहीं जाना। बचपन में सुनी थी माँ से कि राम की चिड़ई राम का खेत, खा लो चिड़ई भर भर के। माँ जैसे यह सुनाती, ची ची करती झुंड के झुंड गौरैया उसके आस पास चली आती। उनको दाने छिड़ती हुई कितनी खुश होती थी वह, मानो अपने ही बच्चों को खिला रही हो। मगर चीनी तानाशाहों को यह मंजूर नहीं था, उसने तो अभियान ही चला दिया। गौरैया की प्रजाति के समूल नाश का। एक गौरैया एक साल में खाती जाती है 4 किलो दाना। ओ गौरैया, तुम चीन कभी मत जाना। तुम पूरी दुनिया को यह बताना कि यह धरती सबके लिए, कोई कहीं भी रहे, सबके रहने का समान अधिकार है। हम धरती को घेर पर धरती का दिल दुखाते हैं, धरती का दिया हम खाते हैं। किसी और का नहीं। ओ गौरैया, चीन नहीं जाना। दुनिया को यह भी बताना कि इस धरती को सुंदर बनाने के लिए सबसे जरूरी है दुनिया से तानाशाहों को मिटाना। हाँ, यहाँ रहते हुए कभी भी विस्थापित तिब्बतियों के घर भी जरूर चली जाना। उनसे अधिक तुम्हारा दर्द भला कौन समझता है। घर में ये आपने लिखा है, खा जाती आपने लिखा है तो खत्म ही कर दें। न जाने आप कहाँ से इस भाव को पकड़ के लाई। और आपने जो कहा कि आपकी हर लड़की में आपको प्रिया और हर लड़के में गोलू दिखाई ये देता जो है। आपकी आत्मा का विस्तार है आपकी कविताओं ये में जो दिखाई दे डालने रहा है। चुनने और डालने की बात है ना, तो हमारी यहाँ दादी वगैरह सुबह कहती थी कि अधिक 2 व्यक्ति की सब्जी अधिक बनती है, क्योंकि कोई भी आए तो कम से कम रोटी तो बना के खाना चाहिए, मैं भी खाना तो वो वाली कि जब पृथ्वी का नाम पृथ्वी नहीं था तब वो वाली भी जब पानी का नाम पानी नहीं था तब ये पानी था। अरे कुछ नहीं चाहिए बोले। ओके, कोई अगर इतने सब आप लोग हैं, कोई सवाल आपको करना हो? कुछ नहीं चाहिए सुना दे। हाँ, कुछ नहीं चाहिए सुन। शीर्षक है कुछ नहीं चाहिए। लड़ते हुए मौत चाहिए, लड़ते हुए मौत चाहिए, डरते हुए जीवन। हंसती हुई रात चाहिए, रोता हुआ दिन नहीं। उड़ता हुआ धूल चाहिए, ठहरा हुआ पहाड़ नहीं। उठकर सब कुछ चाहिए, गिर के कुछ भी। हाँ, और यही इनका जीवन, इनसे प्रेरणा मिलती है कि गिरता हुआ कुछ नहीं, उठता हुआ, क्योंकि वो उठने की ही प्रेरणा देती है। अब कुछ सवाल आपके मन में कुछ तो बुदबुदा रहा होगा
संजीव भी हमको लगता है उसका कोई था ना जिसने कहा था कि झूठ को बार बार बोलोगे तो वो सच हो जाता है। हम अगर समाज की लड़कियों के बारे में लगातार लिखते रहें कि हम मुबला हैं हमारे ये कहीं से हमको लगता है कि आज भी हम उसको 1%, 0% इतना भी होगा 0.1% भी सही कमजोर कर रहे हैं। ये तो होता है कि बार बार किसी चीज को बताना कि हम लड़की हैं। लड़की को जन्म होने पे कोई खुश नहीं। अगर अपनी कविताओं में भी उसको अगर दिखाते हैं कि हम तो अबला हैं, नहीं, हमारी कविताओं में अबला नहीं है, अबला नहीं है। तो हम बार बार वीरता का गान करें, मैं उनकी कभी पवित्रता का गान नहीं करें। कमजोर की नहीं है भाई। ये उनके जीवन के संघर्षों से उनका मैं एक लाइन कहना समाज में गाली दी जा रही है। चाहूँ। एक सेकंड सुनिए। वो उनके जीवन के अनुभव है और कविता में आपके जीवन के खुद के अनुभव रहते हैं। जिस कविता में आपके अपने अनुभव नहीं है वो कविता नहीं है। अपने अनुभवों से ही निःसृत होती है कविता। तो ये उनके जीवन के अनुभव है जो उन्होंने हमसे साझा किया। आपने जो कहा वो ये जो कह रही है कि ये इनका अपना अनुभव उनका क्या अनुभव रहा इस कठोर धरती पर, इस कठोर धरती पर उनका क्या अनुभव रहा, क्यों ग्लोरीफाई करें वो, जब उन्होंने वैसा देखा सहा और आज वो अपनी मेहनत से यहाँ। कई सालों से किताब इसके साथ साथ में आप एक कविता की रचयिता जिसने कविता लिखा और उसके अलावा कई कविताएं भी आपने लिखी है। आपने कितनी कविताएं लिखी और आपका जो एक मन है, क्योंकि जरूरी नहीं कि कविता लिखें, आप और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन कविता की अपना रुचि रखिए और ख़ासतौर में महिलाओं को लेकर के जिससे आप चाहते हैं जागरूक करने की कोशिश करिए। ये सदियों से होता आ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं जितनी भी सदियाँ गुजर जाए महिला कहीं ना कहीं हाशिए में आ ही जाती है। इस पर क्या और इसमें हमारी महिला समाज भी कम नहीं भी सभी सुनना चाहिए। तो ये मतलब मैं कविता इसलिए लिखना चाहती हूँ जब कम शब्दों में बहुत कुछ कहा जाए। एक अनंत संभावनाएं बसी हुई है इसमें कि हम 2 शब्द में 2 लाइन में हम सब कुछ समेट दें। ये हो गई कि कम शब्दों में सब कुछ करें। और महिला के बारे में किताबों की तो ये मैं पहले ही बोली कि किताब ही मेरा विक्रेता के रूप में मैं नहीं जानी जाती, मैं जानना पसंद भी करती हूँ। कोई ये भी कहता है कि ये बढ़ाओ, क्या बोलते हैं, ग्राहक बढ़ाओ। नहीं, मैं ग्राहक नहीं बढ़ाती हूँ, मैं अपना परिवार बढ़ाती हूँ। जो मेरा परिवार में शामिल होगा वो मेरा परिवार है, नहीं होगा तो ये। और आपने कितनी कविताएं लिखी? मेरी कविताएं 101। लेकिन बहुत सारी कविता जैसे हॉल में बहुत सारी कविता जो है मंचन में जो है करते हैं, लेकिन आप जो है जहाँ तक है गुमनाम तरीके से आप उसको आगे बढ़ाएं, क्यों ना आप एक प्रचलित तरीके से जिस हिसाब से और कवि कविता सुनाते हैं उस हिसाब से? दरअसल मैं मंची कभी नहीं होना चाहती। इसकी वजह क्या है? मेरा मन सिंपल अनंत कहाँ से अगर आप ऐसा मंच की कवि होती हैं तो क्या बुरा है? क्या बुराई भलाई उसमें भी नहीं है। उनका मन है वो मंच में जाकर के हर कवि का अपना एक कल्पना होता है कि एक नेपाली जी की कविता है कि तुम कल्पना करो नवीन, तुम कल्पना करो। अब खींच गई समाज की यति नीतियाँ, तुम कल्पना करो। हम नए नए कल्पना करते हैं, क्या जरूरी है? मंच हमारे लिए तो यही हमारे लिए पूरा धरती मंच है, पूरा धरती एक स्टेज है। हम जहाँ से शुरू हो जाए वही हमारे लिए मंच है। जाके घर में जन्म लेती पिता के नाम से जाके जाती है और शादी हो के आती है पति के नाम से जाती है। हमारे यहाँ बैंक में भी मतलब पति का नाम होना जरूरी है, कागजों में पति का नाम होना जरूरी है। तो मुझे ये सुकून मिलता है कि चलो सारी शक्तियाँ हमसे नहीं निकलती, लेकिन हम शक्ति भी हैं, सारे ऊर्जा हम ही देते हैं। जन्म देने वाली मैं ही हूँ, सब कुछ करने वाली मैं ही हूँ, नारी हूँ, धूप में तपती हूँ, जलती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं एक नारी हूँ। लेकिन नारियाँ कमज़ोर नहीं होती है। अब मैं यहाँ किताब का माला भी होती हूँ। मेरा घर ईट पत्थर का नहीं है, किताबों का घर है।
वो कभी हारने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। अब मैं किताबों को लगाते हुए मैं सोचती कि मेरा राजमहल इसके आगे फीका है, इसलिए मैं सुकून मिलता है। ये मेरा मंदिर, मैं इसको पूजा करती हूँ। और ये जो मेरा परिवार दिखाई देता है, मैं प्रतिदिन ये चाहती हूँ कि वो मुकाम पे पहुँचे जो जहाँ पहुँचे। आपने तो सभी की रूहों को आप सवाल पूछ लीजिएगा ना। जितनी सौम्य आप स्वयं हैं, उतना ही सौम्य आपका मन है। आपका नहीं चंचल। ये फूल जो महकते रहते हैं उनको आपको देना चाहते हैं। आप जिन फूलों की तरह महकती रहे, ऐसे ही कविता के गुलदस्ते बनाती रहे। हमारे तो कदम से कदम ये मिला करके चलते हैं और मैं इनके और हर कोई अगर उसी तरह से मुहिम बना के कि मैं ये कर लूँ, मंची हो जाऊँ और पैसा, अगर इनमें भी कोई बात आ जाए तो इतना परिवार जो यहाँ जोड़ रखा है, फिर तो ये हो जाएंगी ना, मुझे जान चाहिए और हम कैसे लपक लेंगे इनको। इसलिए मुझे ये यही अच्छी लगती हैं और मैं यही रहना भी चाहती हूँ। मुझे लगता है ये यहीं बनी रहे सदा सदा, ताकि हम भी इनके आंचल की छांव तले सुस्ता लें, 2 घूंट पानी पी लें। कभी कभी हुआ है ऐसा कि मैं जब रिहर्सल्स नहीं है क्यों सब और मन करे तो रसगुल्ले, समोसे, ढोकले। और अरे उस बातचीत से हम आगे बढ़े। बहुत सुंदर कविताएं, कोई रह गया हो कुछ प्रश्न अच्छा वाला पूछने से तो पूछे, वरना ये बहुत क्या हम अभी रसगुल्ले खाने वाले हैं? ये क्या प्रश्न हुआ? मैम आपने प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह में आ गया ये। दीदी ये गलत बात है। अभी वैसा जैसा जवाब देना चाहिए था दिया नहीं, आपने रिकॉर्ड भी हो रहा था। थोड़ा तेज पूछना और तू फेमस हो जाता भाई।